सबको नमस्कार। पटकथा क्या है इस पर विचार किया है हमने पिछले क्लास में। तो आगे हम पटकथा का जो प्रथम अंग है कहानी, इसके बारे में विचार करेंगे। तो पटकथा के प्रमुख रूप से 3 अंग हैं: कहानी, दृश्यमय बुनावट और संवाद। इसमें पटकथा का जो प्रथम अंग है कहानी, तो कहानी क्या है? कहानी तो किसी छोटी सी घटना, किसी भावना, संवेदना, समस्या या इन सभी के कथात्मक स्वरूप को कहते हैं ना। आमतौर पर तो माना जाता है कि किसी घटना, पात्र या समस्या पर केंद्रित कथात्मक अभिव्यक्ति से ही कहानी का जन्म होता है। तो कहानी की कोई सर्वमान्य परिभाषा भी नहीं है, एक ही बैठक में पढ़ी जा सकती है। इस तरह भी हम करते हैं कहानी के संबंध में। तो कहानी जो है, इसका जन्म मानव सभ्यता के विकास के साथ ही माना जाता है। अपनी बात कहने और दूसरों की बात सुनने की स्वाभाविक इच्छा ने ही कहानी को जन्म दिया है। कहानी में हम जानते ही हैं, कल्पना इसका समावेश तो कहानी में होती है ना। और नाटकीयता कहानी का भी एक प्रमुख अंग है। मनुष्य जो है, मनुष्य को सहज आकर्षित करने वाला एक गुण भी है नाटकीयता। नाटकीयता में जो है मनुष्य को सहज आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो ये सारे तत्व कहानी के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होते हैं, यानी कि कल्पना और नाटकीयता, ये दोनों कहानी में प्रमुख हैं। फिर ये सारे तत्व जो है कहानी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो आगे हमें देखना है कहानी जो है क्या है, इसके संबंध में विस्तृत रूप से। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कहानी में एक केंद्रीय कथानक या थीम होता है। लेकिन पहले जो है, आपने जिन कहानियों के बारे में सुनी है, देखिए प्राचीन कहानियाँ आदिवासी समाज, धर्म ग्रंथ और इस तरह के जो गाथाओं और दास्तानों आदि में हमें मिलते हैं। आपने विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र कथकल, इसका तो नाम सुना होगा। तो इस तरह जो है कहानी ऐसे ही हमें मिलती थी। तो ये जो श्रोता या पाठक को जीवन और जगत को समझने की प्रेरणा जो है कहानी से मिलती है। हमें दूसरे व्यक्तियों, समाजों, समस्याओं, भावनाओं के बारे में जानकारियां तथा सीख प्राप्त करने की भी एक प्रकार से मानव स्वभाव है ना। तो ये यही कारण है कहानी में सबको आकर्षित करने का अद्भुत गुण है। तो आपने बचपन में दादा और दादी की दादा और दादी, नाना नानी आदि की सुनाई गई कहानियाँ हम सुनी होगी। बच्चे जब बढ़ते हैं तो एक प्रकार से उनका मार्गदर्शन इन कहानियाँ करती रहती है। तो इस तरह मानव जो है, मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कहानी का भी जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो ये कहानी को और भी समझने के लिए, अब देखिए कहानी में एक केंद्रीय कथानक या थीम होता है। इसे हम कथा वस्तु कहते हैं ना। तो कहानी प्रायः जो है किसी छोटे प्रसंग से शुरू होती है, लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के संदर्भ यानी कि परिस्थितियों के द्वंद्व के कारण ही इसका विकास होता है। तो जब हम कहानी की शुरुआत करते हैं तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसका विकास करने के लिए द्वंद्व जो है या वहाँ के जो परिवेश जो होते हैं, वह उस परिवेश से अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों से जो है होने वाले द्वंद्व के कारण कहानी का विकास होता है। तो विकास का एक बिंदु ऐसा आता है जैसे कि केंद्रीय कथानक में उपकथानक भी शामिल हो जाते हैं।
तो हम कथा वस्तु की जब बात करते हैं तो कथा वस्तु, मुख्य कथा वस्तु और उपकथाएं, इस तरह ये मुख्य कथा को और भी बलवत्ता प्रदान करने में ये उपकथाएं जोरदार साबित होती है, सक्षम साबित होती है। तो ये जो बात है ये आपको उपन्यास में भी मिल जाएगा, अन्य कथात्मक लेखन में भी आपको मिल जाए। तो कहानी, इन सभी के अंतर्गत जो है एक कहानी छिपी होती है। ये कथात्मक लेखन पूर्ण रूप से उसमें कहानी पर आधारित होती है। ये पटकथा में आप देखेंगे तो इसकी शैली कुछ अलग होती है, फिर भी इसको जोड़कर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो कहानी को प्रभावशाली बनाने में उसके मुख्य कथानक, उसका जो है उसकी मुख्य कथा वस्तु जो है, इसमें क्या है, द्वंद्व की जो मौजूदगी जो है बहुत ही प्रमुख है। उपकथानकों का अलग, मुख्य कथानक से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वे प्रभावशाली हो सकते हैं पर कहानी के अंत में उन्हें मुख्य कथानक या कथा वस्तु का हिस्सा बनना पड़ता है। यानी कि पूरी कथाएं, जो उपकथाएं जो है अंत में आकर क्या है, केंद्रीय जो थीम है या कथा है उस पर समावित हो जाती है। तो किसी भी कथा का एक मुख्य आधार जो होता है वो पात्र है। कहानी में जो है पात्र बहुत ही प्रमुख है ना। आपने सुना होगा जानवरों पर, चिड़ियों पर, पेड़ पौधों पर आधारित जो कहानियां हैं, लेकिन प्रायः जो है मनुष्य पात्र ही हमेशा कहानी के पात्रों की भूमिका निभाते हुए हम देखते हैं। पात्रों के बिना जो है कथा आगे तो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि घटनाओं की घटने तथा उसे जो है बताने का जो माध्यम पात्र होता है ना, तो पात्र वहाँ एक जरिया बनता है। तो कहानी में पात्र कई तरह के हो सकते हैं। कुछ पात्र जो है अच्छे होते हैं, कुछ तो बुरे होते हैं। अच्छे पात्रों को नायक और बुरे पात्रों को हम खलनायक कहते हैं, एंटी हीरो, इस तरह हम कहते हैं हीरो और एंटी हीरो। तो ये कुपात्र जो होते हैं, ऐसे हम उसको मान्यता देते हैं। कोई भी फिल्म हो या कहानी हो, इस तरह हम उसको रखने का प्रयास करते हैं। तो ये पात्र जो है आपस में जो कुछ करते हैं और सुनते हैं, और इसके जो ये सारे के सारे जो है उसके संवाद कहा जाता है। तो ये तीन बातें मैंने अभी अभी बताई आपसे, यानी कि ये मुख्य रूप से जो कहानी के जो अंग है, पटकथा के जो अंग के रूप में हम कहानी को मानते हैं, और कहानी और अंत में हमने बताया संवाद। तो यहाँ दृश्यमय बुनावट ही बाकी है, यानी कि जो स्क्रीन प्ले वही होता है ना। तो ये कथा और यानी कि कहानी और संवाद दोनों इसमें स्वयमेव आ गया। फिर कहानी को कहानी के जो तत्व के रूप में हम देखेंगे तो परिवेश, पात्र, ये दोनों बहुत ही प्रमुख है कहानी में। तो यहाँ संवाद की बात हम कर रहे थे ना, तो संवाद के माध्यम से न केवल पात्रों का चरित्र चित्रण होता है बल्कि कहानी आगे बढ़ती है। तो पहले बताया कहानी मुख्य कथा के साथ साथ उपकथाएं होती है, और द्वंद्व की बात हमने बताई। तो द्वंद्व जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में ही उत्पन्न होते हैं, तो ये द्वंद्व के कारण कहानी आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमने बताया। तो यहाँ पात्रों के बीच में जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है ये पात्रों का जो चरित्र चित्रण भी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो कहानी को आगे बढ़ाने का काम द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अगर दो पात्र किसी एक मत से पूरी तरह सहमत हो तो वहाँ संवाद तो नहीं होगा, क्योंकि वो सहमत है ना। तो ये संवाद जब उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है, एक का जो मत है दूसरा उससे सहमत नहीं होता, तो वो इसके आगे कुछ ना कुछ बताएगा। तो लेकिन यदि सहमति हो तो संवाद आगे बढ़ता ही नहीं। तो यहाँ द्वंद्व कहानी का एक मुख्य तत्व इसलिए बताया जाता है क्योंकि द्वंद्व से ही वहाँ जीवंतता होती है, नहीं तो कोई भी कार्य वहाँ संपन्न नहीं होता। तो द्वंद्व केवल खलनायक के माध्यम से ही नहीं बल्कि
विपरीत परिस्थितियों के कारण भी द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो कहा अब इसलिए तो मैंने बताया परिवेश बहुत ही प्रमुख है, घटना प्रमुख है, परिवेश प्रमुख है, पात्र प्रमुख है कहानी में। ये तीनों कहानी के प्रमुख तत्व के रूप में हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। तो कहानी किसी स्थान पर किसी परिवेश में घटित है और उस स्थान या जगह का अपना स्वरूप होता है। जैसे रेलवे स्टेशन हो, होटल हो, कॉलेज का कैंपस हो, जो भी हो, तो कहानी के स्थान को दर्शाना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे हम वातावरण कहते हैं, यानी कि वातावरण चित्रण। इसको ही मैंने परिवेश शब्द से आपको परिचित करवाने का प्रयास किया। तो ये जो है बिना वातावरण या वातावरण चित्रण के पात्रों द्वारा बोले गए संवाद का कोई भी एक्शन, उसके जो संवाद या उसके कोई एक्शंस जो होते हैं, उसके जो क्रियाकलाप होते हैं, वो तो हमें समझ में नहीं आता। तो संवाद उसमें उसका जो वातावरण जो है उसमें बहुत ही प्रमुख है। पात्र, पात्र का जो परिवेश, ये दोनों वहाँ प्रमुख हो गया। और पात्रों द्वारा बोले गए संवाद भी बहुत ही प्रमुख है, क्योंकि उसको पूर्ण रूप से समझने के लिए। तो इसलिए कहानी के केंद्रीय मूल तत्वों में परिवेश या वातावरण को हम शामिल कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर कहानी जैसे कि कहानी पात्रों और परिस्थितियों आदि की द्वंद्व के कारण पाठक के मन में एक तरह से जिज्ञासा जगाती है। तो हमें आगे क्या है, कुतूहलता जो है हमारे मन में उत्पन्न करने के लिए ये बहुत ही सहायक है। तो पटकथा लेखन जो है इस पर आधारित होती है, क्योंकि पहले भी बताया जो कहानी हम मात्र कहानी की चर्चा करते हैं उससे बढ़कर पटकथा की कहानी एक अलग तरह की कहानी होती है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण पक्ष से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ उसको प्रभावशाली ढंग से पेश करने की आवश्यकता होती है। तो ये जिज्ञासा, इस तरह की जो कुतूहलता जो है वहाँ बहुत ही प्रमुख है। और कहानी में यदि एक छोटी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है तो फिर दूसरी उससे भी बड़ी जिज्ञासा पैदा हो जाती है। और इस तरह कहानी क्रमशः जिज्ञासाओं का समाधान और निर्माण करते हुए आगे बढ़ती रहती है। तो ये भी एक प्रकार से कहानी को आगे बढ़ाने वाले कार्य है जिज्ञासा। तो नई जिज्ञासाएं जानने की जो इच्छा है ना, तो पुरानी की तुलना में अधिक बड़ी हो जाती है। और कुछ कहानियों में आप देखेंगे तो प्रमुख जिज्ञासा लगातार बढ़ती रहती है और कहानी के अंत में ही इसका समाधान होता है। तो पहले हमें नहीं मिलता, ये निरंतर ये एक पॉइंट जो है वहाँ एक टर्निंग पॉइंट की तरह वहाँ रहता ही रहता है और अंत में ही इसका समाधान होता है। तो ऐसे में वो बहुत ही प्रभावशाली होता है, इस तरह की जो जिज्ञासा के जो तत्व। और इसके विपरीत कुछ कहानियों में आप देखेंगे तो छोटी जिज्ञासाओं का समाधान होता रहता है और अन्य बड़ी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती ही रहती है। तो कहानी के सबसे प्रमुख द्वंद्व जो है उसके कारण जन्मी हुई जिज्ञासा कहानी के अंत में अपने चरम बिंदु, उसको ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कहते हैं, यानी कि क्लाइमैक्स तक पहुंचाने में ये बहुत ही ज़ोरदार होती है और सक्षम होती है। तो ये बिंदु जो है पाठक के लिए अत्यंत रोचक होता है, वो क्लाइमैक्स। तो वह जानना चाहता है कि कहानी का अंत कैसे होगा, यानी कि नायक और खलनायक के द्वंद्व का किस तरह का समाधान होगा। और कहानी के अंत में द्वंद्व की चरम अवस्था, क्लाइमैक्स या चरम उत्कर्ष, जैसे कि हम कहते हैं ना क्लाइमैक्स या चरम उत्कर्ष, उसको किस तरह वो आ जाते हैं वहाँ। तो इसके बाद ही कहानी का समाधान होता है। तो ये तत्व जो है क्लाइमैक्स की जो बात है, चरम उत्कर्ष की जो बात है, वो भी कहानी में बेहद ज़रूरी है। कहानी के अंत में द्वंद्व की ये चरम अवस्था ही बहुत ही प्रभावशाली होती है। तो इसके बाद ही कहानी में समाधान होता है। तो ये सारी की सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। मैंने यहाँ आपसे बताने का प्रयास किया है कहानी की जो प्रमुख तत्व के रूप में, पटकथा के जो प्रमुख तत्व के रूप में कहानी को, और कहानी इसकी आत्मा के रूप में ही है पटकथा में। एक प्रकार से कहानी से ही वो आगे बढ़ सकती है। तो कहानी को मुख्य रूप से
आगे बढ़ाने के लिए ये सारे के सारे जो तत्व है ना, पात्र है, संवाद है, चरित्र चित्रण है, परिवेश है, द्वंद्व है, उसके जो उद्देश्य है, ये सभी बहुत ही क्या है, सफल ढंग से होना चाहिए, तभी तो वो ठीक तरह से आगे बढ़ सकती है कहानी। तो मुख्य रूप से कहानी का विकास द्वंद्व के कारण होता है, ये भी हमने देखा। कथा का मुख्य आधार पात्र होते हैं, पात्र के बारे में भी मैंने बताया। मुख्य कथानक से ही उपकथानक जन्म लेते हैं, और फिर मुख्य कथानक में वो शामिल हो जाते हैं अंत में। और द्वंद्व जो है क्या है, पहले हमने देखा है केवल खलनायक के माध्यम से ही नहीं, बल्कि क्या है, विपरीत परिस्थितियों में भी द्वंद्व उत्पन्न होता है। और वातावरण चित्रण के बिना कथानक और पात्रों का विकास नहीं हो सकता। तो कहानी में वातावरण भी बहुत ही प्रमुख है। फिर कहानी में एक जिज्ञासा या समाधान होता है, तो उसे बड़ी जिज्ञासा जन्म लेती है, उससे भी बड़ी जिज्ञासा जो है जन्म लेती है, तभी तो कहानी आगे बढ़ती है। तो कहानी के अंत में जो है द्वंद्व की चरम अवस्था, यानी कि क्लाइमैक्स जो है, या चरम उत्कर्ष ही हम कह सकते हैं। तो इस तरह कहानी, इसके बाद ही कहानी में समाधान होता है। तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही सही, मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।